नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी है? पढ़ाई अच्छे से पढ़ पा रही हो ना? होता है जीवन में कई बार डिस्ट्रैक्शन ना, आप नहीं पढ़ पाते हो, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। पता है हम सबके लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, हम रोज़ नहीं पढ़ पाते। आप पता रोज़ खाना खाते हैं अपन, बिल्कुल। रोज़ चाय पीते, चाय पीने वाले कॉफ़ी पीने वाले कॉफ़ी पीते, और डेली नहाते हैं हम, नहीं नहाते डेली सोते भी है, और डेली मोबाइल चलाते हैं। जब हम ये सब काम डेली कर सकते हैं तो हम रोज़ पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? हमें रोज़ किसी न किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम खुद ही कर लेंगे ना अपना काम। अपने जीवन का जिस तरह से रोटी खाना या नहाते समय ब्रश करने का जो आपका रूटीन है, बस अपनी पढ़ाई को अपना रूटीन बना लो एज ए ब्रश, कि मैं तब तक करूँगी पढ़ाई जब तक मेरा सिलेक्शन हो जाए। फिर आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जैसे लोगों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए वीडियो देख के टाइम वेस्ट करना, अपनी पढ़ाई खुद ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी की। राजस्थान जुडिशरी के अंदर नया सब्जेक्ट जुड़ गया, राजस्थान एक्साइज एक्ट। ये कोई नया नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान एपीओ का एग्जाम हुआ और एपीओ के अंदर एक्साइज एक्ट था। लेकिन एपीओ में एक्साइज एक्ट प्री और मेन में कुछ है ना सेलेक्टेड चीज़ें ही थी, पूरा नहीं था। तो इसलिए दोबारा उनको भी एक बार तो पढ़ने पड़ेगा, पता नहीं जो छोड़ा है उसी में से आ जाए। तो ये एक्साइज एक्ट राजस्थान में भी सेम टू सेम ऐसा ही एक एक्साइज एक्ट है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, वो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सब्जेक्ट है हमारे पास एनडीपीएस, आपने सुना होगा एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में। एक तो ड्रग्स होता है और एक होता है दारू। तो ड्रग्स जो हैं, हीरोइन जो हैं, ओपियम पॉपी जो हैं, हेम्स जो हैं, इन सब के लिए सेंट्रल लेवल पे एक्ट बना हुआ है एनडीपीएस। लेकिन जो दारू हैं, जो ताड़ी हैं, जो शराब है, इनके लिए हर एक जगह लोकल एक्ट बने हुए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्क्रेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आता है। कहाँ आता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में आता है। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं, आईपीसी, तो हम बोलते हैं ये कॉन्क्रेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। वैसे ये सिर्फ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए हर स्टेट का अपना अलग अलग एक्ट बना होता है। इसका मेन पर्पज़ होता है रेवेन्यू, सरकार को इसको रेवेन्यू मिलता है। अब वो सरकार रेवेन्यू लेती है, ठीक है, लेकिन जब आप इलीगल काम करते हो तो आपको पकड़ने वाला चाहिए, सजा देने वाला चाहिए, तो फिर जुडिशरी के अंदर जाना पड़ता है, कोर्ट के अंदर इसकी प्रोसीडिंग चलती है। तो इसलिए एक्साइज एक्ट को जोड़ना पड़ा कि इन दिनों दारू के मामले बहुत लोग पकड़े जाते हैं। कई बार लोग मिलावट करते हैं, जहरीली दारू बनाते हैं, उससे कई लोग मर जाते हैं। तो ये पंगे चलते रहते हैं, है ना। रात को 8 बजे के बाद दुकानें बंद करनी होती है, आप दारू नहीं बेच सकते हैं, शराब नहीं बेच सकते, फिर भी बेचे जा रहे हैं। यानी आपको दिया गया लाइसेंस, आपको दिया गया परमिट, आपको दी गई पासेस, उसका आप मिसयूज़ करते हो। आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए। हर कोई इसका नहीं कर सकता। देखा ना आपने, आप बहुत सारे लोग हैं जिनके दारू का ठेका खुलता है, तो उसके लिए एक फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर ठेका खुलता है, और देन रूल और रेगुलेशन के साथ उस ठेके को चलाते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, सेल कैसे होगा, इन सबको लेके कानून बना हुआ है। उस कानून का नाम है एक्साइज एक्ट। ये हर स्टेट का अपना है, जैसे राजस्थान का तो राजस्थान एक्साइज एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, यूपी तो यूपी एक्साइज एक्ट, एमपी तो एमपी, यानी लोकल एक्ट होता है। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो क्या है, एनडीपीएस होता है, ठीक है। तो एनडीपीएस जैसा ही ये भी चलेगा, उसके जैसा है। और राजस्थान का एक्साइज पढ़ लो चाहे छत्तीसगढ़ का, दोनों सबके मीनिंग सेम है, बस सेक्शंस ऊपर नीचे होते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता है। आइए, इसका नाम है राजस्थान एक्साइज एक्ट। ये है 1950 का एक्ट, नंबर इसका 2 है 1950। आप आराम से इसको याद कर सकते हो, कोई इशू आएगा नहीं। टोटल चैप्टर इसके पास 10 है। कितने चैप्टर इसके पास? 10 चैप्टर है। टोटल सेक्शन इसके पास 75 सेक्शन है, जिसमें से जो 75 खुद है वो रिपील हो चुका है। टोटल 2 शेड्यूल है, जिसमें से एक शेड्यूल रिपील हो गई है। सिग्नेचर इस पर हो गए थे 20 मार्च 1950 को हो गए थे, और ये अप्लाई हुआ 1 जुलाई। याद रखिए कि डेट 1 जुलाई को ये है, 1 जुलाई को तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, 1 जुलाई का आपका टीपी एक्ट है, 1 जुलाई का आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, 1 जुलाई का आपका इजमेंट एक्ट है। तो 1 जुलाई डेट अच्छी है, थोड़ी याद भी आराम से हो जाती है। और ये जम्मू कश्मीर पे कब अप्लाई हुआ? 31 अक्टूबर 2019। अरे नहीं भाई, हर बार हर जगह ये बोलना जरूरी नहीं होता, इसका एक्सटेंड पूरे राजस्थान में है, बट ये बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? राजस्थान का लोकल एक्ट है, जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना। तो क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना, वो उनका फ्रिक्वेंटली निकलता रहता है हर बार, तो वो साथ में कंटिन्यू बोलते हैं। तो वैसा नहीं है, ओके। हर चैप्टर, हर कानून का पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी है, ऐसा नहीं है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रीलिमिनरी है ही नहीं, तो हर जगह नहीं होता है। चैप्टर 1 हो, जो नहीं सीपीसी पढ़ना, उसका चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी नहीं है। चैप्टर 1 सूट्स इन जनरल है, प्रीलिमिनरी अलग से दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना, उसका चैप्टर 1 भी प्रीलिमिनरी नहीं है। प्रीलिमिनरी दे रखा है, बट वो अलग दे रखा है, सेपरेट दे रखा है, ठीक है। तो हर जगह आप जब पढ़ते हो, सिवाय अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन,
जब भी आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले प्रीलिमिनरी आता है, उसका मीनिंग होता है, वो डेफिनेशन बताती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या है, मैं कहाँ का अप्लाई हूँ, तो वो सब अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट वो ही हमारे पास आता है चैप्टर 1 से सेक्शन 1 से 7। फिर जब यहाँ पे आया इसने बता दिया मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो आया चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपको कंट्रोल करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे और संस्थापन करेंगे। याद करो हमने ऐसा ही एस्टेब्लिशमेंट पढ़ा था रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वहाँ पर भी चैप्टर नंबर 2 कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस का। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी चैप्टर 2 है, वो भी आपको क्या कराता है, कंट्रोल और एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। हिंदी वाले नियंत्रण और स्थापन करेंगे, यानी ऑफिसर्स बनाएंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, ऑफिसर्स को बुलाएंगे जो कि सब काम करेंगे। तो चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी, 1 2 का 7, चैप्टर 2 कहता है कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट 8 to 10 ए। चैप्टर 3 कहता है कि भैया अब बना लिया हमने शराब, आगे लोग तो क्या करेंगे, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। तो आता है आपके पास सेक्शन नंबर 11 से 15 तक। देन चैप्टर 4 के अंदर अब मैन्युफैक्चर करेंगे इसकी। चलिए, तो पहले हम प्रीलिमिनरी आया, फिर कंट्रोल कर्नल ऑफिसर आए, फिर आपको बताया अब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ कर सकते हो। चैप्टर 4 ने कहा चलो इंपोर्ट करने के लिए कुछ सामान तो बनाना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर करके अपने पास पोजीशन रखेंगे, पोजीशन करके उसको सेल कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 16 से 27। जब सेल करने चाहते हैं तो ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, सरचार्ज देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी होती है ना जैसे सिविल मैटर में, वैसे यहाँ पर भी ड्यूटी। फ्री में कुछ नहीं है, पूरे दारू बनने से लेकर दारू बिकने तक पैसा ही पैसा है। जो घर में आपकी दारू की बोतल बनाने वाले के 10 रुपीज़ में या 20 रुपीज़ में पड़ती है, वो मार्केट में बिकते हुए 800 रुपये चले जाते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ चैप्टर नंबर 5। अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना है कि सरकार का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू वो यही है। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ में कितनी मौतें होती दारू से, राजस्थान में कितनी मौतें होती दारू से, बट दारू बंद नहीं होता है क्योंकि सरकार का रेवेन्यू इस पर टिका हुआ है। लेकिन गुजरात ने कर देखा है हमें हमारे रेवेन्यू से मतलब नहीं है, हमें हमारे लोगों से प्यार है। तो गुजरात ने क्या किया, ड्राई कर दिया है ना, ड्राई स्टेट कहते हैं गुजरात, पता है आप लोगों को। तो ड्यूटीज़, फीस एंड सरचार्ज लगता है 28 से 30AA तक। तो चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी, 2 में एस्टेब्लिशमेंट किया, 3 में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किया, और 4 में आपने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, पोजीशन सेल किया, और 5 में आपने ड्यूटीज़ दे दी, फीस दे दी, सरचार्ज दे दी, अपना काम शुरू किया। नाउ 6 कहता अब क्या चाहिए, लाइसेंस, क्या चाहिए, परमिट, और क्या चाहिए, पास। जिसके पास लाइसेंस परमिट पास होती है वो कर सकता है 31 से 38। गुजरात जुडिशरी के एग्जाम में भी आता है, मैंने पढ़ा है। वहाँ सबसे अच्छा है कि जिसको पीना है ना उसके पास भी लाइसेंस चाहिए, और जिसके पास लाइसेंस है वो अपने घर में बोटल्स पे रख सकता है, और बियर बार के पास होगी। बाकी वहाँ सड़कों पे, दुकानों पे नहीं होगा, आपके होटल्स में रहेगी अवेलेबल बियर बार में, और घर पे है और लाइसेंस लेकर पी सकते हो, अन्यथा नहीं। तो अच्छा है ना, हर कोई नहीं पिएगा। एटलीस्ट इस एक्ट से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है गरीब तबके को हो रहा है, क्योंकि जो हायर सोसाइटी है वो हाई लेवल की पीते हैं, अच्छे पैसे दे के लेते हैं, और डाइट भी अच्छी होती है। लोअर जो सोसाइटीज़ होती है उनके पास डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो फिर वो है ना वो अजीब सबसे जो लोएस्ट माल लेते हैं वो कई बार साइड इफेक्ट कर देता है, कई बार जहरीली शराब मिल जाती है जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल ठीक है, ऐसा कंट्रोल होता है, एटलीस्ट कम पियेंगे ना भाई, देश शौक होने चाहिए। जैसे आप थम्स अप की बोतल लेने हर कोई थोड़ी खरीदेगा भाई, 60 रुपये की क्यों खरीदना है, ठीक है। लेकिन जब वही दारू आपको जो पवा होता है वो मिल जाता है 40 रुपये के अंदर, तो कोई भी खरीद लेगा। सुबह दिन भर आदमी कमाता है, शाम को जाके पी लेता है, वो भीख मांगने वाले भी है। इनकी कॉस्ट बढ़ा दो ना, ताकि गरीबों का मरना कम हो जाए। भाई जिसको मरना हो तो मरेगा, लेकिन एटलीस्ट अननेचुरल डेथ तो ना हो, उसकी समय से पहले तो ना जाए। मैंने देखा है, जब भी मैं ये एक्ट पढ़ती हूँ मुझे बहुत खतरनाक लगता है। मेरे कहीं ऐसे जान पहचान वाले, मेरी कम्युनिटी में नहीं, अदर कम्युनिटी पर जिनको मैं जानती हूँ, जैसे उनके बच्चों को जानती हूँ, फादर ने एक ड्रिंक कर रखी थी और रात को अपनी छत से वापस नीचे उतर रहे थे और सीधा गिर गए और गिर के ख़त्म। ऐसे कई सारे केसेस देखे, अपने घर की छत से गिरे हैं, दारू के नशे में थे और ख़त्म। उससे एक एक्ट पढ़ते थे तो बड़ा जी दुखता कर, यार ये है ही क्यों, मार्केट में होनी ही नहीं चाहिए। और आइए हमारे जोधपुर में, हमारे जोधपुर में तो लिकर मॉल बने हुए हैं। आप देखो, आज तक आपने सुना होगा डी मार्ट बना हुआ है जोधपुर, पता नहीं कभी देखे, बड़े बड़े मॉल मिलेंगे आपको लिकर्स के, क्योंकि रेवेन्यू के आगे कुछ भी हो सकता है। तो चैप्टर नंबर 5 में अपने ड्यूटीज दी, फीस दी, सरचार्ज दिया। अब हम आपको दे रहे बेचने के लिए लाइसेंस, परमिट्स एंड पासेस 31 से 38। अब ये लाइसेंस, परमिट, पासेस का अगर आपने क्या किया, डिफॉल्ट किया, ब्रीच किया, तो आया है जनरल प्रोविजन। प्रोविजन कहते हैं सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा 39 से 42। ब्रीच किया तो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर आ जाएगी तुम्हें पकड़ने के लिए, और पकड़ के ऑफिसर्स क्या करेंगे, ऑफिसर पकड़ के आपको बताएंगे ऑफेंसेस और पेनल्टीज। तो क्या कहा, तो चैप्टर नंबर
6 में आपको लाइसेंस परमिट पासेस मिल गए, 7 में आपको जनरल प्रोविजन दे दिए 39 से 40 की, इनको आपको 42 इनको आपको फॉलो करना है। और चैप्टर 8 के पाइन ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स की क्या होंगी, उनका काम है टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना। 43 से 53 याद हो जाएगा, 43 से 53। और देन चैप्टर 9 के तक अगर मान लीजिए आपने इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं किया है, जिस कंडीशन के साथ आपको लाइसेंस मिला है, परमिट मिला, पासेस मिला है, जी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो आप ऑफेंडर माने जाएंगे और आपको मिलेगी पेनल्टीज 54 से लेकर 70 तक। और देन आता चैप्टर 10 मिसलेनियस 71 से 75। तो छोटा सा एक्ट है, थोड़ा सा टफ है। देखो ये टफ किसके लिए है, जिसने कभी इन सब चीज़ों को सुना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप देखिए सेक्शन नंबर 3 निकालिए, डेफिनेशन निकालिए। जब 3 निकालेंगे तो ये ना डीनेचर्ड स्प्रिट, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं अपने लिए। ताड़ी है ना, ये खमीरित शराब, ये थोड़े वर्ड्स अजीब हैं। पचपई, स्प्रिट तो आप कर लोगे, भपका, ताड़ी, बोतल, तो ये थोड़े से अजीब से है। तो डेफिनेशन क्लोज को तो आप लिख के याद कर लेना। जब डेफिनेशन क्लोज आपके लिख के याद हो जाएगी तो उसके बाद बाकी एक्ट आप आराम से कर लोगे। इसका जो सबसे खतरनाक चैप्टर है जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, वो चैप्टर नंबर 9 है, क्योंकि उसके सेक्शन और सब सेक्शन इतने बड़े बड़े सब सेक्शन है, जितने में तुम्हारा इंडिसेट एक्ट खत्म भी हो जाता है, इतने बड़े बड़े सब सेक्शन है। तो बस वहीं दिक्कत होती है, बाकी आप कर सकते हो आराम से। तो इसको करने का एक ही तरीका रखो, पढ़ने बैठो, अपना बैरेक लो और बढ़िया से चैप्टर 1 उसको पूरा लिख दो, फिर चैप्टर 2 फिर लिख दो, फिर उसको बाद रोज़ रिवाइज करो। अगर 10 डेज लगातार एक ही एक्ट को आप रिवाइज करते हो तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने एक व्हाट्सअप चैनल स्टार्ट किया। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आवश्यक जानकारी आपको दी जाती है, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, एज वेल एज उसमें रोज़ का एक वीडियो भी डालती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आज आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। साथ साथ जैसे समय मिलता है तो उसके लिए 2-3 क्वेश्चन भी डाल देती हूँ कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पे बैचेस चलते रहते हैं। आप हमारे यहाँ बैच, जैसे अभी इन दिनों हमारा 9 जून को नया बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, तो हमारे इंडिया के सारे स्टेट की जो क्लासेस होती है, तो फाउंडेशन बैच एवरी मंथ चलता है। तो फाउंडेशन बैच के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर जान सकते हो। एज वेल एज हमारे पास वैसे के सारे स्टेट की जो ना टेस्ट सीरीज भी चलती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की होती है। जनरली जो टेस्ट सीरीज होती है दोनों मीडियम की सेपरेट ही होती है। कभी हमें मिल जाता मौका तो हम डिगलॉट बना लेते हैं, बाकी सेपरेट ही रहती है। तो हमारे यहाँ क्लासेस का जो रूटीन है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग तीनों है। और सबसे अच्छी बात है तीनों की फीस इक्वल होती है। आप कोई भी वे में अगर क्लास ज्वाइन करेंगे फीस आपको इक्वल ही देनी पड़ेगी, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।